हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन 5 कवर करने वाले हैं बैकलॉग एग्जाम का, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ और टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे आपके नॉलेज में अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एंड आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑल्सो इन सभी क्वेश्चंस के, जो कि मैं अभी सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन पेपर मैं एक सॉल्व पीडीएफ भी सभी को प्रोवाइड करूँगी बिफोर एग्जाम। बहुत स्पीड से काम चल रहा है उस पर, ऑल्दो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे और इंटरफेरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से उतनी स्पीड नहीं आ पाती जितनी मेरी तरफ से डिज़ायर्ड है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ये पूरी पीडीएफ बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। दिस वॉज द पेपर, वही पैटर्न और वही कंपल्सरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपल्सरी हैं आपके, एंड आंसर रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्ट, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी भी देखेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। कुछ एस्पायरेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो कहते हैं कि ग्रामेटिकली वीक है तो ग्रामर का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्रामर का क्वेश्चन अच्छा है और आपको सारे पार्ट्स आते हैं तो वो बहुत स्कोरिंग है, तब उसको आप मिस मत करिए। ये 4 क्वेश्चंस थे। मैंने अभी आज की वीडियो में तो बहुत शॉर्ट में डिस्कस किए हैं, लेकिन डिटेल्ड पीडीएफ मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ। ब्रिटिश ड्रामा, बेन जॉनसन, रोमांटिक पोइट्री, एलेक्जेंडर पोप एज सटायरिस्ट, टी.एस. एलियट के क्रिटिसिज्म कंसर्न्स, मॉडर्न एज के कैरेक्टरिस्टिक्स और कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस करने हैं इसमें से। आई होप कि आप सभी 5 क्वेश्चंस कोई ना कोई तो कर ही पाएंगे। इट इज़ नॉट अ वेरी टफ वन। अगर आपने लिटरेचर को थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा समझा है, पीडीएफ सारी कवर की है, तो आप कर पाएंगे इसको। 5 क्वेश्चन 7 मार्क्स। तो लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका ऐसे क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, और उसमें एक्सपेक्ट किए गए हैं 250 वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आप अगर प्रपोर्शन रखकर चलें तो 200 से 225 वर्ड्स तो आपको लिखने ही चाहिए इसके लिए। तो इतना आप लिखेंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। ज़्यादा जाने में दो नुकसान होंगे। नेगेटिव एक तो मार्क्स कम हो जाएंगे आपके, वर्ड लिमिट क्रॉस करेंगे बहुत ज़्यादा तो, प्लस आपका टाइम एक ही आंसर में लगता चला जाएगा। मे बी कोई क्वेश्चन छूट जाए आपका। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन छोड़कर आना है, क्योंकि कुछ भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत लिखेंगे तो मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन अगर छूट जाएगा तो इट इज़ कम्प्लीटली द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ 0 मार्क्स। राइट अ नोट ऑन ब्रिटिश ड्रामा। तो ब्रिटिश ड्रामा की बहुत रिच हिस्ट्री रही है। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते, तो मान लीजिए कि आपको ब्रिटिश नॉवेल के बारे में टॉपिक आ गया, तो राइट अ नोट ऑन ब्रिटिश नॉवेल। तो ब्रिटिश नॉवेल की बहुत रिच हिस्ट्री रही है। जितने आपको ब्रिटिश नॉवेलिस्ट याद हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तो शुरुआत करिए फेमस ब्रिटिश प्ले राइट्स के साथ। विलियम शेक्सपियर, हेरोल्ड पिंटर, टॉम स्टॉपर्ड, एलन बेनेट, जितने नाम आपको याद रहें, ओल्ड, कॉन्टेम्प्रेरी, एंशियंट, वो लिखिए। शुरुआत हुई थी मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस के साथ, क्योंकि शुरुआती दौर में बिब्लिकल और सेंट्स की लाइफ को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता था, रिलीजियस सेरेमनीज को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता था, पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। द पब्लिक वॉज नॉट एजुकेटेड, तो चर्चेस की लर्निंग्स को प्ले की फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाता था। However, it was during Elizabethan and Jacobean era कि बहुत ग्लोरीफाई हुआ ब्रिटिश ड्रामा because of the writers like शेक्सपियर, मार्लो, बेन जॉनसन। शेक्सपियर का स्पेशल मेंशन कर दीजिए। उसके बाद उसमें से जो भी राइटर आपको अच्छे से याद है उनके वर्क्स, तो उसको मेंशन कर दीजिए, ब्यूटीफाई हो जाएगा आपका आंसर। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। और कुछ याद आता है तो लिखिए। शेक्सपियर ने कॉमेडी और ट्रेजिडी के जनरा को बहुत ग्लोरीफाई किया था, ये लिख सकते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स काफ़ी पॉपुलर हो गया था, एंड राइटर्स लाइक विलियम कॉन्ग्रीव एंड एप्रा बेन वर देयर। इनके एक एक वर्क को मेंशन कर दीजिए जो राइटर्स आपको याद आए। तो वी कैन सी कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ब्रिटिश ड्रामा बहुत ही रिच रहा है, फ्रॉम द कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉलिटिकल लैंडस्केप पॉइंट ऑफ व्यू। पीडीएफ में आपको थोड़ा और डिटेल में आंसर मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में हिंट बता रही हूँ किस तरीके से आप आंसर के लिए अपीयर कर सकते हैं। एटलीस्ट इवन इफ यू नो वेरी शॉर्ट अबाउट इट, तो किस तरीके से थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं। बेन जॉनसन काफ़ी पॉपुलर राइटर रहे हैं अपने एरा के, अपने टाइम पीरियड के। प्रोमिनेंट इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर हु लिव ड्यूरिंग 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी।
kind of a contemporary of William Shakespeare, you can say. He is generally regarded the second most important English dramatist after William Shakespeare during the reign of James I. तो इतना अगर आप जानते हैं तो लिख दीजिए, उनके कुछ प्लेस के नाम मेंशन कर दीजिए. एल्केमिस्ट काफ़ी पॉपुलर है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर काफ़ी पॉपुलर है. उनके प्लेस सेलिब्रेट किए जाते हैं फॉर द शार्प विट, इंट्रिकेट प्लॉटिंग एंड इंसाइटफुल सोशल कॉमेंट्री. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं वो. और बाद में समराइज कर दीजिए कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नॉन कंपेरेबल, काफ़ी इनोवेटिव रहे अपनी पोइटिक फॉर्म में, और ही इज ट्रीटेड एज अ कैनॉन ऑफ इंग्लिश राइटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन रोमांटिसिज्म के बारे में है, रोमांटिक पोइट्री के ट्रेंड के बारे में है. तो रोमांटिसिज्म की शुरुआत कैसे हुई, इसकी डेफिनेशन: इट इज़ कल्चरल, आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल मोमेंट जो कि 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में अपने पीक पर था. इसके बाद तो विक्टोरियन एरा आ गया था. हमने हिस्ट्री में सारे पीरियड्स ही कवर किए हैं. रोमांटिक की शुरुआत हुई थी लिरिकल बैलेड के साथ 1798 बाय वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज. इसका मेंशन करना मत भूलिए. ये एक ऐसी कलेक्शन ऑफ पोइट्री थी जो कि न्यू क्लासिकल पीरियड से थोड़ा सा दूर ले गई थी सारी जेनरेशन को. फीचर्स में इलेबोरेट करेंगे. मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है: इमोशन ओवर रीजन, कनेक्शन विद नेचर, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. इन सभी फीचर्स को विद स्मॉल एग्जाम्पल्स आप लोग मेंशन कर दीजिए एंड यू विल बी डन. लास्ट में समराइज कर दीजिए. हमेशा जो कुछ भी लिखें उसको लास्ट में एक शॉर्ट लेवल पर समराइज जरूर करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अलेक्जेंडर पोप के बारे में था. ही वॉज अ मास्टर ऑफ हेरोइक काप्लेट. ऑगस्टन एज न्यू क्लासिकल के अंडर ही जो फॉल करती है उसके मास्टर थे. वो सैटारिकल वर्सेस के लिए बहुत पॉपुलर थे. उनके फेमस वर्क्स जैसे कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म, डांसियर, रिप ऑफ द लॉ के बेस्ट वर्क हैं 18th सेंचुरी के. और उनका एक टैलेंट था फॉर बीइंग अ सटायरिस्ट, और वो इतने प्रिसिशन से अपनी राइटिंग किया करते थे और अपने सटायर को इस्तेमाल किया करते थे कि उनका पर्पस रहता था कि आसपास के राइटर्स या सोसाइटीज़ की फॉलीज या वाइसेस को एक्सपोज करना, और यही सब वो किया करते थे सटायरिकल वे में. रिप ऑफ द लॉक, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं किस तरीके से उन्होंने रिप ऑफ द लॉक को एक एपिक मॉक पोइट्री बनाया है, दैट यू कैन एंड यू शुड मेंशन इन योर एग्जाम. टी.एस. एलियट के बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडर्निस्ट एरा के एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे वो, और उनके क्रिटिसिज्म वर्क्स के बारे में मेंशन कर दीजिए. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हुए उनके और बाकी वर्क्स भी मेंशन करिए, जैसे कि प्रफ्रॉक के बारे में, वेस्टलैंड के बारे में. सिर्फ राइटिंग मेंशन कर दीजिए कि इन राइटिंग्स के लिए वो बहुत पॉपुलर थे. मेजर काम जो आपका है वो उनके क्रिटिसिज्म से रिलेटेड लिखने का है. क्रिटिसिज्म से रिलेटेड 3 चीज़ें बड़ी पॉपुलर हैं उनके बारे में: ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऐसे लिखा है. तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जहाँ पर वो बात करते हैं अबाउट द आइडियाज ऑफ लिटरेचर, कल्चर एंड रोल ऑफ आर्टिस्ट इन द सोसाइटी. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ टर्म जो कि उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट नाम के ऐसे में यूज़ की है. इट रेफर्स टू द वे इंटेलेक्चुअल थॉट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन पोइट्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 17th सेंचुरी. तो किस तरीके से वो कहते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्स अपने एक्सपीरियंस और सेंसिबिलिटी को इंक्लूड किया करते थे अपनी राइटिंग में. राइटिंग्स में मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे कि जॉन डन, एंड्रू मार्वल, उनका एक्सपीरियंस नज़र आता था. लेकिन बाद के एराज में जो पोएट्स आए, स्पेसिफिकली इन विक्टोरियन एरा, तो उसके बाद ये सब कुछ नज़र आना बंद हो गया. ऐसा लगता था कि सेंसिबिलिटी और एक्सपीरियंस डिसोसिएट हो गए हैं राइटर के पोइट्री प्रोडक्शन से. तो राइटर जब लिखते हैं तो इट फील्स कि देयर इज सम सेपरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल थॉट. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में ये ऐसे लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया है कि कनेक्शन क्या है अमंग द वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट, इवेंट, स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्सपीरियंसेस. कैरेक्टर के थ्रू राइटर जो आप तक पहुंचाना चाह रहा है, अगर वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है तो दैट इज अ फेलियर ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. और हैमलेट को उन्होंने कंप्लीटली एक फेलियर बताया कि हैमलेट की थॉट प्रोसेसेस रीडर्स तक, ऑडियंस तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी. इसके बाद आप पूरी एक समरी प्रोवाइड कर दीजिए आपने जो कुछ भी ऊपर लिखा है.
नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न एज के बारे में। मैंने आपको मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म सबके फीचर्स करवाए हैं क्लास में भी और पीडीएफ्स में भी। मॉडर्निज्म एक ऐसा पीरियड जो कि अर्ली 1900s में शुरू हुआ और 1940s तक कंटिन्यू रहा, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर आया वर्ल्ड वॉर 1 का, जिसकी वजह से सोसाइटी फ्रेगमेंटेड नज़र आती थी। मॉडर्निस्ट राइटिंग्स में सब्जेक्टिविटी और इंटीरियरिटी होती थी, यानी कि कैरेक्टर्स जो होते थे ना वो अपने आप में ही गुम रहते थे और अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू शेयर किया करते थे। कैरेक्टर्स में एलिनेशन नज़र आती थी। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वॉज वेरी क्लियर। ये सभी पॉइंट्स मैंने डिटेल में आपको प्रोवाइड किए हैं। इन्हीं को फ्रेम बनाकर आप एक्सपैंड करके अपने आंसर को लिखिए, आपका एक ब्यूटीफुल आंसर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट जॉन कीट्स, द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। आप थोड़ा सा कीट्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसके बाद मूव करिए अपने टॉपिक की तरफ। नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज अ फ्रेज फर्स्ट यूज बाय रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स इन 1817 टू कैरेक्टराइज द कैपेसिटी ऑफ ग्रेटेस्ट राइटर्स, पर्टिकुलरली शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में पर्टिकुलरली उन्होंने बात की है कि आर्टिस्टिक ब्यूटी को इस तरीके से प्रोवाइड करते थे कि इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी इग्नोर हो जाती थी। टू परस्यू अ विजन ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी इवन व्हेन इट लीड्स देम इनटू इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी एज अपोज टू प्रेफरेंस फॉर फिलोसफिकल सर्टेनिटी ओवर आर्टिस्टिक ब्यूटी। तो ब्यूटी को, एस्थेटिक्स को प्रेफरेंस दी जाती थी रादर देन बीइंग वेरी रैशनल। द टर्म हैज बीन यूज्ड बाय पोएट्स एंड फिलोसोफर्स। बहुत बार आगे इस टर्म को डिस्कस किया गया और अब ये टर्म पॉपुलर है। द आयरनी इज की कीट्स की लाइफ टाइम में, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम दिस टर्म वॉज नॉट नोन। एक कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू ये टर्म मिली थी और फिर इस टर्म को एकेडमिक लेवल पर काफ़ी यूज और डिस्कस किया जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी, दैट इज व्हेन man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं बीच में। एक एग्जाम्पल तो शेक्सपियर जी का प्ले ही है हैमलेट। द कैरेक्टर हैमलेट थ्रू आउट द प्ले इज फ्रॉट विद इनडिसिजन एंड डाउट रिगार्डिंग हिज एक्शंस एंड नेचर। हमेशा डाउट में ही रहते हैं वो कैरेक्टर। इंस्टेड ऑफ सीकिंग एनी क्लियर आंसर और रीचिंग टू एनी रेजोल्यूशन, he is always lost in the complexities of human existence, often expressing his inner turmoil through soliloquies. और उसमें से एक फेमस एग्जाम्पल है ही टू बी और नॉट टू बी। सो टू बी और नॉट टू बी स्पीच इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। द मैन इज केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and रीजन। तो दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जाना या कंफ्यूजन को दिखाया जाना विदाउट रीचिंग एनी कंक्लूजन और एनी लॉजिक और एनी रैशनैलिटी, दैट इज व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। In the same fashion, we will keep on discussing rest of the questions too in each subsequent video. आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते रहिए। इट इज़ हाई टाइम कि आप सबको अब राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माई साइड टू everyone. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback.